नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में जो इंतखाबी माहौल बना हुआ है और अब वहां अनकरीब वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले जो वहां इंतखाबी जायजा लिया गया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह के चुनावी इत्तेहाद बन चुके हैं, इन सब के बीच जो मुस्लिम वोटर है वो अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहा है। जो कि जो मुसलमानों की पोजीशन है महाराष्ट्र में, रियासत महाराष्ट्र में, जहां तकरीबन 12% आबादी मुसलमानों की है और 288 असेंबली हलकों में से 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान वोटरों की तादाद ऐसी है जो काफी कुछ नतीजों पर असरअंदाज हो सकती है। ऐसे में मुसलमान इस बात को लेकर फिक्रमंद है, महाराष्ट्र का मुसलमान, कि आखिर क्यों महाराष्ट्र असेंबली में मुसलमानों की तादाद एक के बाद एक दूसरे इलेक्शन में घटती चली जा रही है। और इस बार तो हद ये हो गई कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2014 का, तो 2014 के इलेक्शन के बाद पहली बार महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा हुआ कि कोई एक मुस्लिम चेहरा काबीना में नुमाइंदगी के लिए नजर नहीं आया। ऐसे में अब जब इंतखाबात बिल्कुल सिर पर हैं, तो फिर से एक बार जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, वो सिर जोड़कर बैठी हैं कि कमी कहां पर है और जमहूरियत में आखिर अपनी हिस्सेदारी कैसे हासिल की जाए। जी हां, महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियों ने तशहीरी मुहिम में पूरा जोर लगा दिया है। 2014 में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद से जबरदस्त मात खा चुकी कांग्रेस, एनसीपी भी रियासत में अपनी साख को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। तो वहीं सेकुलर वोटों के भरोसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित अघाड़ी भी चुनावी मैदान में है। इस सियासी जंग की अहम बात यह है कि इस मर्तबा मुस्लिम तबका भी रियासत में लगातार कम होती अपनी सियासी हिस्सेदारी को लेकर बेचैन है। शिवसेना, बीजेपी मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी को लेकर कभी संजीदा नहीं रही है, तो कांग्रेस, एनसीपी भी ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाते हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत में होते हैं। ऐसे में एमआईएम दलित और मुस्लिम चेहरों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि जिन सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार हैं, वहां कांग्रेस, एनसीपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां सेकुलर वोट तकसीम होने का खतरा बढ़ जाने का और ऐसे में फायदा दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को मिल सकता है। 2014 की अगर हम बात करें तो काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था, और अगर इस मर्तबा भी बीजेपी, शिवसेना अक्सरियत हासिल कर लेती हैं तो हालात 2014 जैसे ही हो सकते हैं। तो इन तमाम अगर मगर, अगर ये होता, अगर वो होता के बीच अब चूंकि इलेक्शन की तारीख बहुत करीब है, ऐसे में जो मुस्लिम पार्टियां हैं या मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्या हिकमत अमली अपना रही हैं, क्या हिकमत अमली अपनाया जाना चाहिए, किस तरह से वो मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ खुद को जोड़ सके और क्या कुछ करें कि उनकी जो अपनी हिस्सेदारी है जमहूरियत में, जो हक है, जमहूरी हक उनको मिला हुआ है, वो हिस्सेदारी असेंबली में भी खातिर खा नजर आए और मुल्क के साथ साथ जो रियासत महाराष्ट्र में जो फैसले लिए जाने होते हैं उसमें मुसलमानों का अपना एक रोल हो, एक किरदार हो। इस पर आज हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आप बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। हम आपको बताएं कि डॉक्टर समीर एच दलवाई हमारे साथ हैं, जो तर्जुमान हैं एनसीपी के। आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ वसीम आर खान हैं, जो मुंबई प्रेसिडेंट हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। आपका भी इस्तकबाल है। और सलीम शेख हैं, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। आपका भी इस्तकबाल है। आप तीनों के इस्तकबाल के साथ साथ सबसे पहला सवाल मैं सलीम शेख साहब आपसे करना चाहता हूं। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि 1999, अभी से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2014, 2009 और 2004, उससे पहले 1999, ये ऐसा साल था जब महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों में अक़लियतों की नुमाइंदगी जिस तरह से होती रही थी, टॉपस जो था, जो तादाद, वो 13, हालांकि 13 की तादाद इससे पहले कई बार आ चुकी है लेकिन उससे ज्यादा बढ़ी नहीं। 1999 में 13 चेहरे असेंबली में पहुंचते हैं। उसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू होता है। 13 के बाद 2009 में 2004 में 11 और 2009 में 11 और फिर 2014 में 9। इस बार सूरत हाल क्या है? जी सलीम शेख साहब।
जी देखिए, आपने 1999 की बात की है। जी हाँ। तो ये बात सही है कि 1999 में कांग्रेस और एनसीपी से जो है वो कुछ मुस्लिम चेहरे जीत के असेंबली में जाते रहे, मगर सूरत हाल ये थी कि वो चेहरे जो है वो सिर्फ बराए नाम चेहरे थे और उनके पास हकीकी कोई उनके पास पावर और डिसीजन मेकिंग नहीं था। पावर जो है वो जो ताकत जो थी वो जो उन पार्टियों के जो जिम्मेदार थे महाराष्ट्र के उनके पास होती थी और वो किसी भी बात में अपना कोई फैसला नहीं ले सकते थे। हम ये कह सकते हैं कि उनको इक़्तिदार में कभी भी हिस्सा नहीं दिया गया था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था और उनको जो है वो मामूली जो है वो या तो मिनिस्ट्रीज दी गई या तो उनको जो है बेवकत चीजें दी गई और जो है उनका से कभी गिना नहीं गया। कांग्रेस का आप देखेंगे तो 1992 या उससे पहले जो भी हो, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और दूसरे कई वाक़यात हुए, मगर उसके अंदर उसके जो मुस्लिम एमएलए एमपीज थे वो कोई रोल नहीं प्ले कर सके, वो कोई एहतजाज नहीं कर सके। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसी ने कोई रिजाइन भी नहीं दिया किसी ने। बम्बई का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुस्लिम एमएलए और एमपीज बिल्कुल बेवकूफ़ साबित हुए। तो उसमें जो थे वो सिर्फ बराए नाम थे, वो कोई काम का नहीं था, उनको कोई एम्पावरमेंट मिला हुआ नहीं था, उनके साथ धोखा हुआ था। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटा मोटा काम कर सकते थे और कोई उनकी हैसियत रही नहीं थी। ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगा समीर एच दलवाई साहब से। मैं अब आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं सलीम शेख साहब कि अगर 1999 में 13 चेहरे होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि वो नॉन फंक्शनल थे, तो क्या 99 के बाद से लेकर 2019 तक का ये जो सफर है, क्या आपको लगता है इस लंबे सफर में दूसरी ताकतें उनकी जगह लेने को तैयार हैं? देखिए, ये एक चेंज तो इस मरतबा 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ मई में, उसमें एक ट्रेंड और एक चेंज मिला है जी। और मुस्लिम वोटर डेफिनेटली शिफ्ट हो गए और उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा होने के बावजूद जो है कांग्रेस और एनसीपी को वोट नहीं दिया। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस का एक एमपी जीत के आया है और एक मजलिस का जीत के आया, तो मतलब दोनों बराबर हो गए। और इस तरह से जो है ये एक नया ट्रेंड हो चुका है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और जो है इसको हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और लेकिन ये सूरत हाल असेंबली इलेक्शन में तो दीगर है। असेंबली इलेक्शन में एमआईएम वंचित अघाड़ी से अलग है जी। उसकी तो और दूसरी वजूहत हैं। एमआईएम और वंचित अघाड़ी जो एक साथ नहीं हो सकी, इतनी ज़्यादा सीटें, इतने वोट मिलने के बावजूद जो वंचित वाले उनको 8 सीट देना चाहते थे और खुद इतने ज़्यादा रखना चाहते थे। मतलब वंचित वाले मेरे ख्याल से हर किसी को जो है वो ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा बात नहीं हो सकती। तो तस्वीरें कुछ बदल रही हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट जरूर दिया, एनसीपी ने भी उस जमाने में, लेकिन जो उससे जीत कर आए वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल बने रहे, कोई उनमें अमल दखल उनका फैसलों में नहीं होता था। नतीजा यह है कि जो बहुत सारे देरीना मुतालबात थे वो जूं के तू पड़े रह गए या फिर मुसलमानों के हक में बहुत बड़ा फैसला हो नहीं पाया। मैं इस पे क्रॉस करता हूं। समीर एच दलवाई हमारे साथ हैं, एनसीपी के तर्जुमान है। आपके सामने भी एक सवाल है। खुद आपको न सिर्फ अपनी पार्टी की साख बचानी है बल्कि अपने अलायंस, अपने इत्तेहाद की साख बचानी है, और इस साख बचाने में आप क्या ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुकें तो हमारी जो है वोटिंग परसेंटेज असरअंदाज हो सकती है, या कम झुकें या किसकी तरफ झुकें? क्या चैलेंजेस आपके सामने है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप समीर दलवाई साहब? जी, अच्छा, समीर साहब की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे। समीर साहब, मैं फिर से आपके पास आता हूं। वसीम साहब के पास चलते हैं, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से हमारे साथ हैं। वसीम साहब, एक सवाल बहुत अहम है, क्या आपको ये फिगर्स थोड़ी परेशान करते हैं कि 1999 में 13 मुसलमानों के चेहरे थे असेंबली में, 2004 में 11 हो गए, 2009 में 11 हो गए, 2014 में 9 हो गए। आगे आप क्या देख रहे हैं? आपकी पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट दे रही है इस बार? देखिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जो हिंदू मुसलमान की बात इस देश में होती है, किसी के भी नहीं, यहां कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, जमहूरियत में अपने हिस्से की बात हो रही है। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात जमहूरियत में हिस्सेदारी की है। सर,
जात पात की जिस पार्टी ने राजनीति की, आप उनका हशर देख रहे हैं, आज वो हाशिए पे है। और हम जात पात की राजनीति नहीं कर रहे। हमने टिकट बट जो दिया है, जहां पे हमारी सीट, जो कैंडिडेट हमारी सीट निकाल सकता है, सर्वे के हिसाब से हमने टिकट दिया है। आगे आने वाले दिनों में हमको पार्टी को लगेगा कि मुस्लिम समाज के भी नुमाइंदे जीत के आ सकते हैं, तो डेफिनेटली पार्टी मुस्लिम समाज को भी टिकट देगी। हमने संगठन में बहुत हमको भागे हिस्सेदारियां मिली है। हमारे पास आज देखिए सेंट्रल में अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ वसीम साहब, एक छोटा सा सवाल है, हमारे नाजरीन भी इस बात को जान लें। बीजेपी में आप कौन सा ओहदा संभाल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं होने की वजह से भी आज पार्टी ने मुझे बहुत अहम जिम्मेदारी दिया है। आज मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेंबर हूँ, वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ और दरगाह कमेटी में भी मेंबर हूँ। और यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं है कि आप किसी मखसूस घराने से हो या आप किसी, मेरा सवाल वो नहीं वसीम साहब, सिर्फ अपने नाज़रीन की जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी में आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हूं, अल्पसंख्यक मोर्चे का। जो हमारा आया ना लफ्ज अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये अल्पसंख्यक का लफ्ज आया कि नहीं आया आपकी जुबान पर? जब हम पूछ रहे हैं तो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम और इसकी बात हम नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों को आपकी पार्टी, जिससे मुसलमान बड़ा हिस्सा है, कितनी सीटें दे रही है? सर, हम अल्पसंख्यक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए हमें शोबे में एक अक़लियत मोर्चा दिया गया है। और पिछले 65 सालों में उसी शोबे से, उसी रास्ते से अक़लियतों को अपनी जमहूरियत में जगह और अपनी पोजीशन चाहिए, इसीलिए आपको पार्टी ने वो ओहदा दिया है। और इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों को कितनी टिकट दे रही है, जिसमें मुसलमान एक बड़ा हिस्सा है अल्पसंख्यक का? देखिए, नगर निगम चुनाव में हमने 525 सीटें दी थी, 225 लोग जीत के आए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज को बहुत दूर रखा गया दीगर पार्टियों के द्वारा, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पार्टी से न जुड़े होने की वजह से हमारी जो ज़मीनी सतह है उतनी मजबूत नहीं है। आने वाले दिनों में आज हमें पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम लोगों को टिकट भी मिलेगा। और हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है। सर, हम इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही है। मैं जीत सकता हूं, मुझे टिकट मिलना चाहिए, ये सही होना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुतासिर होकर आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से ठीक है, बिल्कुल वसीम साहब, ठीक है, आपका मैं सवाल छोड़ जाता हूं, जवाब रेडी रखिएगा। आपकी पार्टी इस बार चुनाव में अल्पसंख्यकों को कितनी टिकट दे रही है? और उस अल्पसंख्यक की बात भी कर रहा हूं जो मुसलमान बड़ी तादाद में है। जवाब रेडी रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। जी समीर दलवाई साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। 1999 का जो फिगर है और अब 2014, चैलेंज आपके सामने भी यह है कि आपको अपनी पार्टी की साख बचानी है, क्योंकि बड़ी तादाद में आपकी पार्टी से लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अपने इत्तेहाद की साख बचानी है और साथ ही साथ सेक्युलर किरदार को भी बचाना है। कितना बड़ा चैलेंज है आपके सामने? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एनसीपी का स्पोक्सपर्सन जरूर हूं, मगर उससे पहले मैं देश का एक नागरिक हूं। और मुझे एज ए नागरिक ये सोचना है कि जब मैं इलेक्शन में वोट करता हूं तो मैं पार्टी को, किसी भी पार्टी या किसी भी को कैंडिडेट को किस बेसिस पे वोट करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जब हम वोट करते हैं तब हम हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या ईसाई नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी हमें, हमारे देश को और हमारे फ्यूचर को, हमारे खुद के और हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में अच्छा सोचे। तो ये बात नहीं है कि हमें सिर्फ हमारा ही एक शॉर्ट टर्म नाम के लिए देखना है कि कितने लोगों को क्या दिया गया, ये देखना है कि ओवरऑल व्यू क्या है। और इसलिए जब हम कांग्रेस या एनसीपी पिछले कई सालों की बात देखेंगे तो पिछले राइट आजादी के समय से हम देखेंगे कि जो मुसलमानों की एक पूरी जो नींव बनी थी उसमें एक डिग्निटी थी, उसमें उनकी एक भागीदारी थी, उनका एक समावेश था, उनकी एक आवाज थी। अभी मैं ये मानता हूं कि हर आदमी चाहे, जरूरी नहीं कि उतने तौर पे, उतनी ताकत पे आवाज गया हो। किसी ने ये बात बताया कि कोई जो चुन के भी आते थे उनकी इतनी बड़ी आवाज थी नहीं। इसके दो वजह हो सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल शायद उस काबिल नहीं थे, या एक ये भी बात है कि कोई भी डिसीजन पार्टी में एज अ पार्टी लिया जाता है। किसी एक व्यक्ति किसी एक खेमे से आ रहा है इसीलिए उसकी बात मानी जाए, ये जरूरी नहीं है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 70 सालों से एक जो इक्वालिटी और इक्विटी थी, सिर्फ मुसलमानों की नहीं मगर जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी बैकवर्ड थे, जो भी डिसएडवांटेज या वल्नरेबल सिचुएशन थे,
उनको एक इज्जत थी, उनका एक मकाम था, उनके लिए एक राइट्स थी, उनकी समाज में एक पहचान थी, उनका एक आवाज था। और जैसे देश का जीडीपी बढ़ते गया, जैसे देश का भवितव्य सुधरते गया, उसी प्रमाण से हर समाज का एक जो फ्यूचर था वो बेटर होते गया। पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एटीट्यूड से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को पीछे रख के जाने की बात हो रही है। और ये सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए नहीं, ये आप बात समझिए, ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश का जो एक ओवरऑल जो हमारी पर्सपेक्टिव है, हमारी पूरी दुनिया में एक भारत की जो एक महिमा है, वो पूरे उसको संकट में ला रही है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ये सबने सोचना चाहिए। और इसीलिए जब हम वोटिंग करेंगे, हमें देखना है कि भारत के जो ओवरऑल सेक्युलर फाउंडेशन थे, जिसमें सिर्फ इक्वालिटी नहीं, इक्विटी की भी बात थी, वो जो ध्यान रखेंगे, वो जो कर रहे हैं, उन्हीं को हमें देखना है कि उन ताकतों को हम आगे लाए। जरूर कोई ना कोई कंप्लेंट्स रहेंगे, ये डेमोक्रेसी मतलब आपके सामने ये फिगर कोई बहाने नहीं रखते कि 2000 के 1999 में अगर 13 थे तो 2014 में मुसलमान या अक़लियतों को रिप्रेजेंट करने वाले कितने चेहरे होंगे, ये फिगर आपके सामने माने नहीं रखते। ये माने जरूर रखते हैं, मगर मुद्दा यह है कि रिप्रेजेंटेशन की आप संख्या देखोगे, क्या जीरो रिप्रेजेंटेशन जो चल रहा है और एक टोटल एटीट्यूड चल रहा है, उसके बारे में चल रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि जो फिगर होना चाहिए, इट हैज टू बी मोर इन ट्यून विद द प्रोपोर्शन इन द कम्युनिटी। मगर हो सकता है उसमें 2-3% कम हो, मगर उसके सामने आप देख रहे हैं कि जीरो है। ये पहली बार, आज आप इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, पूरा उन्होंने डिटेल दिया है कि जब से महाराष्ट्र राज्य बना 1960 में, तब से ये पहला कैबिनेट था पिछले 5 साल कि उसमें एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी आया ना जिक्र इसका, बात वही हो रही है। तो हम चाहे जितना भी हाँ कर ले ना कर ले, ये जिक्र आता है। अभी देखिए हमारे वसीम साहब को इस बात का अंदाज है कि अभी जो है पार्टी या मुसलमान या अक़लियत या अल्पसंख्यक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन पद मिल रहा है लोगों को। सवाल इस बात को लेकर है कि जब उसी रियासत महाराष्ट्र में अब तक ऐसा होता आया कि कैबिनेट में कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा होता था ताकि वो अक़लियतों की, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी कर सके, इस बार क्यों नहीं है? वसीम साहब, आपसे मेरा सवाल है। सर, ये 65 सालों में हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो गई है। अच्छा, मुसलमानों को तरक्की देने के लिए या देश को तरक्की देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी धर्म का नुमाइंदगी दें। आप वो सर, आप किसी धर्म की नुमाइंदगी न करें, लेकिन जो भी नुमाइंदगी कर रहा है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा है ना, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? ये जमहूरियत का हक है सर, जिस तरह से इस जमहूरियत का हक है। आप वोट लेने के लिए आप सबसे चाहेंगे वोट मिले, लेकिन आप टिकट तो देना चाहेंगे ना उसे, जिसकी आबादी उसके हिसाब से है। आप लोग की आवाज क्यों नहीं उठाते? सर, आबादी के हिसाब से हम लोग जरूर टिकट देंगे। आप ये बताइए, पिछले 65-60 ये जानना चाह रहा हूं मैं, जिस तरह से समाज को अगर मालूम है तो बता दीजिए कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इस बार के इलेक्शन में बीजेपी, शिवसेना या आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, बीजेपी कितने मुसलमानों को टिकट दे रही है, कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दे रही है, बता दीजिए। चलिए ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेता हूं। ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है और उससे पहले एक बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र की आबादी का 12% जो अक़लियती समाज यानी जो मुसलमान है, क्या उसकी महाराष्ट्र के सियासत में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है? क्या मुस्लिम कार्ड जो पहले कहा जाता था, अक़लियती कार्ड कहा जाता था, समझा जाता था, क्या वो अब जो उसका पाइवटल रोल होता था वो अब खत्म हो गया है? क्या सियासत में उसकी जरूरत अब महाराष्ट्र में वहां सियासी पार्टियों को नहीं रही है? सवाल यही है। और इस बार क्या हिकमत अमली है, मैं इस पे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर एच दलवाई हैं, हमारे साथ जो एनसीपी के तर्जुमान हैं, वसीम आर खान हैं जो मुंबई प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के हैं, और साथ ही सलीम शेख है, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। सलीम शेख साहब, एक बार फिर आपके पास सवाल, क्या आपको लग रहा है कि इस बार सेक्युलर वोट नहीं बिखरेगा, या फिर इस बार बिल्कुल बिसात ऐसी बिछा दी गई है कि सेक्युलर वोट न सिर्फ बिखरेगा बल्कि हालात 2004 के मुकाबले या 2009 के मुकाबले और खराब हो सकते हैं? नहीं, आप ये देखिए, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। जी आप बोलिए। आप सवाल दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज ब्रेक हो गई। सवाल सिर्फ ये है कि
1999 के बाद से 1999 के बाद से जिस तरह से असेंबली में अकलियतों की नुमाइंदगी घटती जा रही है, और हमने 2014 में देखा कि पहली बार ऐसा हुआ काबिना में कोई एक अकलियती चेहरा नहीं है, मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या इस बार के इलेक्शन में हालात इससे थोड़े बेहतर होंगे या फिर सेकुलर वोट जो है वो बंटेगा और हालात और बदतर हो जाएंगे? देखिए आप जी बोलिए। जो पिछला इलेक्शन मई का हुआ उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी पहली बार जीत के आया। ठीक है, लेकिन मैं उसका आपसे मैंने आपको जवाब दिया था कि वंचित अघाड़ी के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इस बार वो साथ नहीं है। जी जी जी, तो जब ये वोट बैंक शिफ्ट हुआ एनसीपी और कांग्रेस से, एनसीपी और कांग्रेस ने क्या किया हम जानते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरी सामने है। ठीक है, तो उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को कहां किस तरह से लाके खड़ा किया और किस तरह उनको पावर प्रोसेस से पूरा अलग कर दिया और उनको ये हाल कर दिया कि आप जेल में जाएंगे तो 33-40% लोग भरे हुए हैं। ये सब एनसीपी और कांग्रेस की लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी की वजह से हुआ। उसके नतीजे में ये हुआ कि ये वोटर शिफ्ट हो गया और ये वोटर जो है उसने दूसरे ऑप्शन ढूंढे। जो ऑप्शन बने थे मजलिस और वंचित अघाड़ी, ये ऑप्शन उसकी तरफ गया। क्या आपकी पार्टी इस बार इलेक्शन में खड़े कर रही कैंडिडेट? क्या आपने भी किसी के साथ अलायंस किया है? नहीं, ये हमारी पार्टी इस मतबा किसी को कोई इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, मगर हम ऐसे लोगों को 8 या 10 जगह सपोर्ट करेंगे जो लोग जो है वो सही मानों के अंदर जो है वो सही तरीके से जो सेक्युलर हों और सही मानों में सेक्युलर हो, मतलब धोखे देने वाले सेक्युलर नहीं हो, उनको हम वोट देंगे। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोग आए और ये लोग जो है जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसकी बात हो। सिर्फ हम रियासत में सिर्फ हमारा एक मसला नहीं है, हाँ वो किसी पार्टी के भी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या एनसीपी के हो या फिर एमआईएम के हो या वंचित अघाड़ी के हो या बीजेपी के हो। जी, कांग्रेस एनसीपी के हम लोग वोट दे सकते हैं, मगर उनमें जो मुस्लिम चेहरे हैं वो जो है वो बहुत ही काबिल एतराज हैं और वो उनका रोल बहुत खराब रहा है। और ये लोग जो है इन्होंने ये पूरी लीडरशिप मुसलमानों की छीनने के लिए ये चेहरों का बड़ा रोल रहा है। इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने ये बराए नाम कुछ लोगों को इस्तेमाल किया है और वो उनको आगे करते हैं और उसकी वजह से पूरे पावर प्रोसेस में जो है वो अकलियतों को यहाँ दूर रखा गया। बिल्कुल, समीर साहब जवाब दीजिए। साझेदारी मिली नहीं है, अगर मिली है तो बताइए। तो मैं सलीम साहब से कहना चाहूंगा कि आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये कुछ गलत फहमियां हैं जो है या बनाई जा रही है। जब आपने कहा कि ऑप्शन के वजह से शिफ्ट हो गया, अगर ऑप्शन कोई आदमी चूज करता है तो बेटर ऑप्शन चूज करता है ना। ये आप मुझे बताइए ये कौन सा बेटर ऑप्शन दे रहे हैं? ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं दे रहे। ये एक छोटा पावर सेंटर बनाना चाहते हैं जिससे कौम को कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, एक मेरा ऑब्जेक्शन है कि जो किसी ने, आपने शायद किसी ने मुस्लिम या दलित वोट बैंक एक शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, मैंने वोट बैंक का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। कोई जब हम कहते कि वोट बैंक है तो हम उस मेरी बात मेरे बोलने दीजिए। वोट बैंक ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस कौम को हम कह रहे हैं कि उनमें सेंस नहीं है किसे वोट करना चाहिए। इतना हमें कम किसी को मानना नहीं चाहिए। हर कौम के बंदे को इतनी समझ है कि वो किससे वोट करे। कोई बैंक नहीं है ये वोट बैंक की एक तरह चले जाए। और ये जो बात गलत फहमी जो बढ़ाई जा रही है कि सो कॉल्ड मुस्लिम वोट बैंक है, ऐसा कोई वोट बैंक है नहीं। हर इंसान उसी को वोट देता है जहां पे वो अपना फ्यूचर काबिल समझता है। और मुझे फिर यही कहना है कि वसीम भाई भी कह रहे थे कि हम ये कर रहे वो कर रहे, पिछले 5-6 सालों में जो डर का माहौल क्रिएट किया गया है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान एक कम्युनिटी का हुआ है, लेकिन पूरे देश का भी हुआ है। और जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, डीमोनेटाइजेशन में जो अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर था, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर था, सबसे ज्यादा नुकसान डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनसे हुआ। और उसमें कौन सी कम्युनिटी थी? उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादातर वो खुद का जो काम करने वाला जो मुसलमान था उसकी रोजी रोटी छीनी गई। और इसका सबसे बड़ा जो फटका है इन लोगों, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे माहिम में, धारावी में एक लेदर इंडस्ट्री। समीर साहब वो बातें सब जान रहे हैं। मेरा जो मौजू यहाँ पे है सिंपल है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में इस बार सेक्युलर वोट, चूंकि आप लोग सेक्युलर होने का दावा करते हैं, क्या सेक्युलर वोट फिर से बंट रहा है, वो तिराहे पर खड़ा है? बिल्कुल नहीं। जो गलतियां हो गई अब इस बार सुधर जाएंगी। और ये सेक्युलर वोट, ये वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहता हूं। हमारा देश सेक्युलर है, आपको मुझे सबको सेक्युलर ही रहना है।
तो सबको यही सोचना है कि हमें उन पार्टियों को सपोर्ट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलर है, वो सेक्युलर जो हमारा नेचर है उसे आगे बढ़ाएं। और ये लोगों ने देखा है कि अगर छोटी छोटी अलग जो पार्टियां हैं जो कहती है कि वो एक पर्टिकुलर कौम को रिप्रेजेंट करती है, ये कितनी गलतफहमी की बात है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। और इस बार आपको ये फर्क जरूर नजर आएगा कि सब लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर रहे और हम सब सिक्योर रहे और हम सब स्ट्रांगली आगे चले, वो सब कांग्रेस, एनसीपी और जो यूपी है उसी अलायंस को, हमारी जो आघाड़ी है उसे सपोर्ट करेंगे। चलिए, वक्त आएगा तो ये महाराष्ट्र की सियासत में अगर क्या नतीजे होते हैं वो सब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए, और नाज़रीन आपका भी। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।